नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारतीय संविधान की बिल्कुल जड़ को, उसके पहले भाग यानी पार्ट 1 को। ये वो हिस्सा है जो असल में भारत का परिचय देता है कि ये देश क्या है, इसका नक्शा कैसा है और इसका असली स्वरूप क्या है। तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल। हम सब ने सुना है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, पर कभी सोचा है कि इसका असल मतलब क्या है? हमारे संविधान बनाने वालों ने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जैसा शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अरे, इसी सवाल के जवाब में ही तो पूरे पार्ट 1 का निचोड़ छिपा है। तो चलिए सीधे चलते हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद पर। ये वो आर्टिकल है जो सिर्फ भारत को एक नाम नहीं देता, बल्कि ये भी तय करता है कि ये राष्ट्र असल में बना कैसे है। देखिए, आर्टिकल 1 कितना साफ साफ कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहां दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, देश के दोनों नाम इंडिया और भारत संविधान में दर्ज हैं, और दूसरी जो सबसे अहम है कि देश का ढांचा राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो अब ये यूनियन और फेडरेशन का चक्कर क्या है? देखिए, अमेरिका एक फेडरेशन है। वहां पे क्या हुआ कि अलग अलग राज्य एक साथ आए और उन्होंने एक समझौता किया कि चलो मिलकर एक देश बनाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है। यहां संघ अविनाशी है, मतलब देश एक है और हमेशा एक रहेगा। किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और ये एक बहुत बहुत ही जरूरी बात है जो हमारे देश की एकता को पक्का करती है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि देश एक है, अविनाशी है। पर सवाल ये है कि क्या इसके अंदर का नक्शा बदला जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। और ये पावर दी गई है हमारी संसद को। आइए देखते हैं कैसे। आर्टिकल 2 संसद को दो बहुत ही खास ताकतें देता है। एक, नए राज्यों को भारत में शामिल करने की, और दूसरी, नए राज्य बनाने की। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आर्टिकल उन इलाकों पर लागू होता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिक्किम, जिसे इसी आर्टिकल के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया था। और अब आते हैं आर्टिकल 3 पर, जो असल में संसद को भारत का अंदरूनी नक्शा फिर से बनाने की जबरदस्त शक्ति देता है। संसद चाहे तो किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है, यहां तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। और हां, किसी मौजूदा राज्य को तोड़कर एक नया राज्य भी बना सकती है, जैसा हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनते हुए देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने बड़े बड़े बदलाव करने के लिए तो बहुत मुश्किल कानूनी प्रक्रिया होती होगी, है ना? जवाब है नहीं। और यहीं पर आर्टिकल 4 का असली जादू सामने आता है। आर्टिकल 4 बहुत सीधी सी बात कहता है। ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे, उन्हें संविधान में कोई बड़ा फेरबदल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि संसद ये सारे काम एक सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। इसके लिए कोई स्पेशल 2/3 बहुमत वाली प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आर्टिकल 2 और 3 आपको एक नया घर बनाने की इजाजत देते हैं। तो आर्टिकल 4 कहता है कि ठीक है, घर बनाओ और साथ ही में बिजली पानी का कनेक्शन भी ले लो। उसके लिए अलग से कोई दौड़भाग करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बना देता है। तो संसद की शक्तियां तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्या इनकी कोई सीमा नहीं है? क्या ये अनलिमिटेड है? यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है, 1960 के बेरुबारी यूनियन केस के साथ, जिसने इस शक्ति की एक सीमा तय की। और पूरा मामला इस एक बड़े सवाल पर आके टिक गया, क्या संसद आर्टिकल 3 में दी गई अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को दे सकती है? तो हुआ ये कि 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन इस पर कानूनी सवाल खड़े हो गए। तब राष्ट्रपति ने इस मामले को सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि देश की जमीन किसी और को देने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और फिर इसी फैसले के बाद 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि सुनिए, आर्टिकल 3 की पावर देश के अंदर की सीमाओं को बदलने के लिए है, देश की जमीन को किसी विदेशी ताकत को सौंपने के लिए नहीं। अगर ऐसा करना है तो आपको संविधान के आर्टिकल 368 के तहत बाकायदा एक संशोधन लाना होगा। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ये रही पूरी समरी। आर्टिकल 1 देश का नाम और पहचान यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 बाहर से किसी को शामिल करना। आर्टिकल 3 अंदर में फेरबदल करना।
और आर्टिकल 4 इन सब कामों को करने का आसान तरीका, सिंपल। और आखिर में ये एक लाइन है जो पूरे पार्ट 1 का सार बता देती है। भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब संघ यानी देश हमेशा रहेगा, वो अविनाशी है, लेकिन उसके अंदर के राज्य विनाशी हैं। मतलब संसद उनकी सीमाओं और यहां तक कि उनके अस्तित्व को भी बदल सकती है। और इसी के साथ मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, जब संसद को राज्यों की मर्जी के बिना उनकी सीमाएं बदलने का अधिकार है, तो ये भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन के बारे में क्या बताता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।